अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमैर गुलज़ारा है। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो हमें कौन से स्ट्रक्चरल बिजनेस को पेश नज़र रखते हुए, किन पॉइंट्स को पेश नज़र रखते हुए अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ता चाहिए, और क्या रजिस्टर करवाने के क्या बेनिफिट्स हैं, और इससे हम क्या गेन हासिल कर सकते हैं इससे। और ये जो अथॉरिटीज होती हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज इसको बिजनेस को रजिस्टर करते हैं, बिजनेस की टाइप्स कौन सी हैं, और किस बिजनेस स्ट्रक्चर को अगर हम चूज करेंगे तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो दो टाइप्स के बिजनेस स्ट्रक्चर्स है पाकिस्तान में चल रहे हैं। एक है नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और एक है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। जो नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो है जैसे सोल प्रोप्राइटर, जैसे जो फर्म्स बनाई जाती हैं एफबीआर के अंदर। और उसके साथ एक है पार्टनरशिप फर्म जिसको हम एओपी कहते हैं। ये भी नॉन स्ट्रक्चरल है, ये एफबीआर में रजिस्टर की जाती हैं, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे हम। और जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं, सिंगल मेंबर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, जब आप एक बिजनेस पर्सन है, अब आपने चूज करना है कि क्या मैं अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर करूं, क्या मैं अपने आप को एसईसीपी में रजिस्टर करूं, या अगर मैं एओपी बनाता हूं तो वो एक फर्म रजिस्ट्रार के बाद रजिस्ट्रेशन होती है। तो मैंने ये जब डिसीजन लेना है, मैंने किन की पॉइंट्स को पेश नजर रखना है और उसका मुझे फ्यूचर में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। पहले तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि अथॉरिटीज जो रजिस्टर करती हैं बिजनेसेस को वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सोल प्रोप्राइटर जो होती है ये एफबीआर में रजिस्टर होती है। और जो चीज एफबीआर में रजिस्टर होती है इसका एक नुकसान ये होता है कि जो आप अपना नाम रखते हैं वो नाम कॉपी हो सकता है, वो एक उसकी कोई लीगल रिकग्निशन नहीं होती। और जो एफबीआर में आप अपनी फर्म या बिजनेस बनाते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या सोल प्रोप्राइटर हो, वो एक तो नाम उसकी लीगल रिकग्निशन नहीं होती और इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। वेर एज अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में चले जाएं और आप एसईसीबी में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, एक तो उसकी लीगल रिकग्निशन होती है, वो जो नाम आप रखते हैं जिसके ऊपर आप काम करते हैं वो आपका कॉपी नहीं होता, क्योंकि एसईसीपी इस चीज को इंश्योर करता है। और उसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप एफबीआर में रजिस्टर करते हैं तो एक की पॉइंट और है, ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक सैलरीड पर्सन है, आप पार्ट टाइम कोई काम करना चाह रहे हैं। तो जब आप कोई पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं और आपने कोई अपनी एंटिटी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में सिंगल मेंबर कंपनी या कोई ऐसी इनकॉर्पोरेशन नहीं की हुई, तो अगर आपकी सैलरी से लेट अज्यूम आपका जो टैक्स बनता है वो आपकी कॉर्पोरेशन काट लेती है, और अगर आप साथ कुछ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो अब आपको जो टैक्स की जो रेशो होगी आपकी डबल हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी बढ़ जाएगा। कैसे? लेट अज्यूम आप 10 लाख रुपया कमा रहे हैं सैलरी से, आपको ऊपर स्लैब रेट लग रहा होगा 10 लाख रुपए के ऊपर सैलरी का। और जैसे ही आप कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो वो जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो डिफरेंट हेड्स हैं उसको भी आपने पे ऑफ करना पड़ेगा आपको। और दूसरी, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं होगी। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो उसका जो पोर्टफोलियो होगा और जो बिजनेस उसकी जो स्टेटमेंट बन रही होगी वो आपके जिस नाम से बन रही होगी, आपके किसी कोई एंटिटी जो जिसको हम शो करते हैं ना कि मेरा जो पोर्टफोलियो है, वो आपका पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड हो रहा होगा किसी नाम पे। और जो आपने टैक्स देना है वो अपने पर्सनल लेवल पे देना है। जब ये हम एज ए कंसल्टेंट, हमारे पास जब कुछ क्लाइंट्स आते हैं, जब उन्होंने बाहर अप्लाई करना होता है तो वो देखा जाता है वो बिजनेस तो कर रहे होते हैं और वो सोल कर रहे होते हैं। तो जो उनका जो पोर्टफोलियो होता है वो इतना बेहतर तरीके से नहीं बन पाता। वेर एज जो कॉरपोरेशन होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनको रिकॉग्नाइज बेहतर तरीके से किया जाता है। वेर एज दूसरी एक ऑप्शन होती है पार्टनरशिप फर्म। अगर आप एक से ज्यादा बंदों पे मुश्तमिल काम करना चाह रहे हैं तो ये सूटेबल होता है इनिशियल लेवल पे। और बट इसमें भी एक डिसएडवांटेज वही है कि ये एक लीगल एंटिटी नहीं है, तो लीगल एंटिटी भी नहीं है और इसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड नहीं है। और इसमें दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर आप एक पार्टनरशिप रन कर रहे हैं, अगर उसमें कोई लॉस हो जाता है तो जो उसके पार्टनर्स होते हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी कि उनके दो बिजनेसेस हैं, उनमें से एक बिजनेस में नुकसान हो गया तो दूसरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो जो दूसरा अच्छा चल रहा है तो क्योंकि ये फर्म रजिस्टर है तो इसमें क्या होगा,
अगर कोई कोर्ट हियरिंग हो जाती है, ऑर्डर होता है, तो जो लायबिलिटी है आप अपनी पर्सनल एसेट से भी अदा करेंगे टिल देन जो वो पे ऑफ ना हो जाए। अब दूसरा हम आपके पास आ जाते हैं एसईसीपी के अंदर जो स्ट्रक्चरल बिजनेस रजिस्ट्रेशन का तरीका कार है। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं सिंगल मेंबर कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, लेट अज्यूम आप एक सैलरी पर्सन भी हैं और एक आप बिजनेस भी रन कर रहे हैं, और अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस है, एक आपने लेट अज्यूम एक जिम ओपन किया हुआ है और एक आप उसके अलावा कोई दूसरा काम कर रहे हैं, आपने एक रेस्टोरेंट भी ओपन किया हुआ है। अब दो कंपनीज अगर आपने रजिस्टर करवाई हुई है तो जो सिंगल मेंबर कंपनी जिम से रिलेटेड होगी, अब हम ये बता रहे होंगे कि इसकी लायबिलिटी अपने जो इसका कैपिटल है उस हद तक तो ये आंसरेबल है, ये पे ऑफ करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, किसी बंदे को नुकसान हो जाता है और कोर्ट में आपको पेनलाइज कर दिया जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होगा कि वो जो आपकी फर्म रजिस्टर होगी जिम से रिलेटेड, उसके जो कैपिटल्स होंगे उस वो जो ओन करते होंगे वही अमाउंट आप पे ऑफ कर सकते हैं। वो जो दूसरी आपकी कंपनी होगी जिससे आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वो उस पे हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपना नाम रखती है, अपना तशख्खुस रखती है। ये नुकसान होता है जब आप फर्म्स रजिस्टर कराते हैं एफबीआर में, कि अगर आपका एक जिम भी है, आपका एक रेस्टोरेंट भी है, एक और आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, तो क्योंकि आप एक अपने आईडी कार्ड के ऊपर चीज रजिस्टर करवा रहे थे, तो आप सोली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ईच एंड एवरीथिंग के। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपके बिजनेस ग्रो हो रहा है और किसी एक बिजनेस में किसी एक इंसिडेंट की वजह से आपका पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर जो है ना वो नुकसान करता है। इसी तरह सिंगल मेंबर कंपनी से जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सिंगल मेंबर में एक ही बंदा ओनर होता है, एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, वेयर एज प्राइवेट लिमिटेड में दो या दो से ज्यादा बंदे ये फर्म को रन करते हैं। और इसमें एक बेनिफिट ये भी होता है, आप इसमें ऑपरेशनल और मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए एक मैनेजमेंट एसईओ भी इसको ऐड कर सकते हैं, और ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एडवांटेजेस इसके क्या हैं कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया लीगल रिकॉग्निशन, फर्म्स जो रजिस्टर होती है उनकी लीगल रिकॉग्निशन नहीं होती, वेयर एज जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी रजिस्टर होती है उनकी लीगल स्टेटस होता है, और ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर की लायबिलिटी अलग होती है, इस एंटिटी की लायबिलिटी अलग होती है, और ये अपने पोर्टफोलियो के अंदर रहते हुए लायबल होती हैं। अब जैसे कि लिखा हुआ है, इफ यू आर रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट विल हैव इट्स ओन लीगल एंटिटी विच कैन ओन एसेट्स, जो नाम के एसेट्स इसके नाम पे रजिस्टर हैं और जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो अपने नाम पे कर रहा है, तो ये अपने नाम की हद तक रजिस्टर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओन करेगा। अपनी पर्सनल जात पे जो ओनर है अगर उसका सीएनएस है उस हद तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो उसके कैपिटल उसके कंपनी में ओन हो रहा है, लेट अज्यूम 10 लाख की वो कंपनी है, तो वो 10 लाख तक तो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उसका ओनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसी तरह लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतने का वो जिम्मेदार होगा, वेयर एज फर्म्स में आप पर्सनली भी लायबल होते हैं। एक्सेस टू कैपिटल, अब अगर आप बैंक्स में लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। वाई? वो इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि इनको देखने वाला एक एसईसीपी है जो इनको इनको मैनेज कर रहा है, और ये अपने हर चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, और जो जो चीजें इनकी इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल हो रही हैं, और इसमें रिस्क जो है वो कम हो जाता है एज फेयर एज फर्म्स आर कंसर्न, क्योंकि वो चीजें थर्ड पार्टी को रिपोर्ट नहीं हो रही होती। तो इस वजह से जो बैंक्स हैं और जो इन्वेस्टर है वो इस पे ज्यादा रिलाई करते हैं, और इस पे ज्यादा आपको चांसेस होते हैं फंड्स को रेज करने के। ब्रांड क्रेडिबिलिटी का बेनिफिट ये होता है कि देखें आपकी रिलायबिलिटी ज्यादा हो जाती है एज फार एज फर्म्स आर कंसर्न, क्योंकि वो जो बिजनेस है और जो सप्लायर है वो इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आपकी जो बिजनेस की जो पोर्टफोलियो है वो थर्ड पार्टी को रिपोर्ट हो रही है, वो इसको एक्नॉलेज कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है। आप देखेंगे जितने भी ब्रांड्स होंगे, जितने भी ब्रांड पाकिस्तान में रजिस्टर होंगे, कोई भी सोल प्रोप्राइटर आपको नजर नहीं आएगा, वो फर्म्स रजिस्टर होती हैं, और उसका बेनिफिट ये होता है कि वो आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म की